ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे साउंड। साउंड में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, पिच, इंटेंसिटी, इको, इन सब की चर्चा की। आज चलते हैं, समझते हैं हम डॉपलर इफेक्ट के बारे में। नाम सुना है डॉपलर इफेक्ट? तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। डॉपलर, जस्ट गिव मी। डॉपलर, देखो, क्रिश्चियन डॉपलर ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी खोज करी थी और इन्होंने बताया कि जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी गाड़ी चलती है और गाड़ी में होती है हॉर्न, है ना, पी पी आवाज करती है गाड़ी। हाँ, और इस साइड पर तुम खड़ी हो, ठीक है, तुम खड़ी हो यहाँ पे। तो ये गाड़ी जैसे जैसे तुम्हारे नजदीक पहुंचती जाएगी, और मान लो कि जब से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1 नंबर से गाड़ी स्टार्ट हुई है और यहीं से इसने आवाज करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो महिला बैठी हुई थी वो ब्रेक नहीं मार पा रही है, या उसका ब्रेक फेल हो गया है। अब वो हॉर्न बजा के सबको भगा रही है कि भाई रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मर जाओगे। और यहीं से पी पी शुरू हो गया है। तो बात बताओ कि ये गाड़ी जब जितना तुम्हारे नजदीक पहुंचेगी, उतना हॉर्न की आवाज तेज सुनाई देगी या कम सुनाई देगी? तेज सुनाई देगी, है ना। क्यों तेज सुनाई देगी? तो भाई देखो, मान लो ये जो पी पी कर रही थी, इसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इतना था कि ये इतना प्रोड्यूस कर सकता है। अब जब तुम ज्यादा दूर पर थी, यहाँ से यहाँ पर थी, तुम यहाँ पर, यहाँ से 1 नंबर से 2 नंबर पे थी, तब ये वेव इतना ही दूर ट्रेवल कर पा रहा था। उसके बाद जैसे ही गाड़ी और आया, ये और आगे आया, जैसे और नजदीक आया, ये और आगे आया। यानी जैसे जैसे, मान लेते हैं हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट, और ये जो है इसको हम कह देंगे ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के पास आने लगा, उससे निकलने वाली साउंड ऑब्जर्वर को इंक्रीज होती हुई महसूस होने लगती है ना। इसे ही हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अगर हम टेक्निकल टर्म में कहें तो कहेंगे कि साउंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस if it reaches towards the observer and decreases if it move away from the observer। अब मान लो कि यहाँ तुम इधर अभी आ रही थी और ये पी पी की आवाज सुना, तुमने बोला बाप रे बाप, महिला पागल है, अंदर भागो, और सर पट्टे तुमने नाव देखा न ताव और तुमने भागना शुरू कर दिया। गाड़ी चल रही है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तुमने अपनी रफ्तार पकड़ ली 80 मीटर पर सेकंड। बताओ, तुम इस गाड़ी से तेज भाग रही हो, है ना, और तुम जितना नजदीक गाड़ी आएगा उससे कहीं ज्यादा दूर चली जाओगी, दूर जाती जाओगी, और धीरे 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 तुम्हें इस गाड़ी की जो पीपी की आवाज है वो कम सुनाई देने लगेगी। एक वक्त आएगा जब तुम भाग जाओगी बहुत दूर और गाड़ी की आवाज सुनाई ही नहीं देगी। तो समझ में आया डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट इज नथिंग बट increasing or decreasing the frequency depends on the source and object। ठीक है, the source and observer। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक स्टैंडिंग पर है और कोई एक मूव कर रहा है, तो अगर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में, मतलब कि जैसे इस सिचुएशन में मैंने कहा, यहाँ इसमें से जो सोर्स था वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था, तो भी साउंड या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही थी। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ही एक ही जगह रहता और ये ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा होता, तो भी इसे साउंड इंक्रीज होते हुए सुनाई देती। समझ में आया? हाँ, अब इसका लाइव एग्जांपल हम कहाँ देखते हैं, मतलब लाइव एग्जांपल, तो जैसे अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, है ना, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, क्या चलती है? हवाई जहाज, ट्रेन चलती है, ठीक है। तो अब ये मान लो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन।
और यहाँ पर हो तुम। अब ये ट्रेन जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी और जाहिर सी बात है जब प्लेटफॉर्म पर अगर फास्ट ट्रेन आती है तो वो आधे किलोमीटर दूर से ही हॉर्न मारते हुए आएगी, पौं, और जैसे जैसे नजदीक आएगी पौं करके निकल जाएगी, है ना। मतलब जैसे 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 नजदीक आते रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम बढ़ती जाएगी और हमें आवाज तेज होती हुई नजर आएगी, और जैसे हमारे पास से निकल जाएगी फिर पौं करके गायब हो जाएगी आवाज। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं हम फिजिक्स की भाषा में, इसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट मैं क्लियर हुआ? तो यहाँ इमेज लगाया हुआ हूँ, यहाँ ये ऑब्जर्वर है। जब ट्रेन इसके पास आ रही थी ऐसे ऐसे तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी अधिक आवाज जो है उसको बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और जब ये दूर जा रही है तब ये आवाज कम होती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? अब ये जो डॉपलर इफेक्ट है ना, ये डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग किसी प्लैनेट के मूवमेंट को भी समझ सकते हैं। कैसे प्लैनेट के मूवमेंट को समझ सकते हैं? जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ अर्थ पर जो है तुम हो और तुमने बहुत बड़े बड़े अर्थ पर लगा रखे हैं एंटीना, ठीक है, एंटीना लगा रखे हैं। और यहाँ पर मान लो कि मार्स है, मार्स। तो मार्स जब मूव करेगा, मार्स जब मूव करेगा सूरज के चारों तरफ या अपने चारों तरफ, तो भाई इससे कुछ न कुछ साउंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? साउंड क्या, इसके मूवमेंट से कोई न कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, है ना। तो अगर अगर तुम्हारा ये जो तुमने एंटीना लगाया है ये इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेता है और ये बता रहा है हर दिन इस फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब या तो हमारा मार्स पास आ रहा है या तो हमारी अर्थ मार्स के पास जा रही है ना। हाँ, तो अगर हमको ये कंफर्म है कि भाई हमारी अर्थ कहीं नहीं जा रही है, अपनी जगह पर है, तो हम कह सकेंगे कि मार्स पास आ रहा है। समझा? इसी तरीके से जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी समझेंगे, जब कोई तारा होता है ना, स्टार, स्टार स्टार से क्या निकलती है? स्टार से निकलती है लाइट, लाइट। और इस लाइट के भी मतलब कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब मैं उसमें पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जैसे होती है विबग्योर, विबग्योर यानी सबसे दूर तक कौन सी लाइट जाती है? रेड, है ना, सबसे दूर तक, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है रेड, रेड। और जो तारे होते हैं, तारों के बारे में अगर मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि वो दो कलर के होते हैं। पहले तो जो टेम्परेचर के बेसिस पर वो ब्लू ब्लू कलर उनमें से दिखाई देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई तारा ब्लू है तो उसके यहाँ से निकलने वाला लाइट का कलर होगा ब्लू, ठीक है, ब्लू। लेकिन लेकिन अगर वो लाइट धीरे 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 आते आते अगर हम तक जो पहुंचा लाइट और वो अगर डिटेक्ट हुआ कि ये लाइट ब्लू नहीं रेड कलर में हो गई है, हमको डिटेक्ट हुआ रेड कलर में, इसका मतलब हम समझेंगे ये जो हमारा तारा था ये तारा हमसे अब दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर तक कौन से कलर की लाइट ट्रेवल कर सकती है? रेड कलर की। यानी हम कहेंगे जो लाइट ब्लू कलर में थी अब वो ट्रेवल करते 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 उसकी वेवलेंथ इतनी बढ़ गई वो रेड हो गई, तो इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। ये सब हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाल डॉपलर इफेक्ट समझ में आया क्या? अब देखो, इसी डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग वेदर्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस वेदर को पढ़ने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है उसे कहते हैं डॉपलर रडार। क्या कहते हैं? डॉपलर रडार, ठीक है, रडार। और ये रडार आसमान में जो हवाएं चलती हैं, मतलब कि जो जिस तरीके का सिनेरियो जनरेट होता है उस सिनेरियो के बेसिस पर डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर स्टॉर्म की क्या सिचुएशन है और एक ग्राफ जनरेट कर देता है। इससे पता चल जाता है कि जो स्टॉर्म अभी जनरेट हुआ है वो कितनी स्पीड से
किस एरिया तक और कब तक फैला रहेगा। समझ में आया? तो डॉपलर रडार का जो यूज होता है उसे हम किसके लिए कर सकते हैं? स्टॉर्म या साइक्लोन की इंटेंसिटी को मेजर करने। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ना तो इस टॉपिक से मेजरली अगर कुछ पूछता है ना तो पूछता है न्यूमेरिकल। क्या पूछता है? न्यूमेरिकल। तो भैया न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा? तो देखो, न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर हमने डॉपलर इफेक्ट में दो कंसेप्ट पढ़ा। क्या? डॉपलर इफेक्ट में हमने दो कंसेप्ट देखा। एक तो देखा कि साउंड और उसकी निकलने वाली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। तो बस इसी साउंड और फ्रिक्वेंसी के बेस पर फॉर्मूला दिया रहता है और इसमें दो चीजें हमेशा इन्वॉल्व रहेगी। एक को हम कहेंगे ऑब्जर्वर, है ना, और एक को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये है मेरा ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट को मैं सोर्स कह दूं चलेगा, क्योंकि यहीं से निकलेगा साउंड, है ना। हाँ, तो देखो भाई, दो लोगों की हमें स्पीड और फ्रिक्वेंसी के बारे में पता करना होगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं बनता है कि फ्रिक्वेंसी, एन को क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी कहते हैं, अपॉन वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी इन एयर, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी अपॉन साउंड की वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब देखो, जब यहाँ वेलोसिटी ऑफ सोर्स है तो उससे निकलने वाली फ्रिक्वेंसी भी होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है तो उससे निकलने वाली फ्रिक्वेंसी भी एनओ होगी। समझ में आया? फॉर्मूला पहले समझ लो, फिर बताता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्या होगा? हमने दो चीज पढ़ी डॉपलर इफेक्ट में, एक साउंड, एक उसकी फ्रिक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले में क्या है? एन क्या है? फ्रिक्वेंसी, बी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, और वी नॉट, वी ओ क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, जैसे मैंने दोनों सिचुएशन बताए थे कि हो सकता है कि ऑब्जर्वर गाड़ी के पास भाग रहा हो या ऑब्जर्वर खड़ा हो, गाड़ी ऑब्जर्वर के पास आ रही हो, है ना। तो दोनों का स्पीड हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? इस गाड़ी जो सोर्स है वहां से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी, और ये स्पीड ऑफ साउंड, और ये स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। अब देखो, न्यूमेरिकल्स में तुम्हें ऑब्जर्वर की चर्चा होगी, सोर्स की चर्चा होगी, ऑब्जर्वर के स्पीड की चर्चा होगी और सोर्स की स्पीड की चर्चा होगी। फ्रीक्वेंसी अमूमन दिया रहेगा कि कौन कितना निकाल रहा है, और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी को हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है। तो और एक चीज क्या इसमें कांस्टेंट है, वो है भाई स्पीड ऑफ साउंड। हमेशा साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो इसको कितना ले लेते हैं? 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज तो हमेशा कांस्टेंट है। बस अगर कुछ बदलेगा तो क्या बदलेगा? ऑब्जर्वर का स्पीड बदल सकता है, सोर्स का स्पीड बदल सकता है, ऑब्जर्वर से निकली हुई फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, या सोर्स से निकली हुई फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। समझा क्या? ओके। अब देखो, जब कभी भी ऐसा डॉपलर इफेक्ट वाला न्यूमेरिकल दे, इसमें क्या कर लेना है? यहाँ रख लेना है जी, इस साइड इधर कर दो भैया, ये है लेफ्ट, और इधर कर दो राइट। ठीक है, क्या कर दो? लेफ्ट और राइट। समझा रहे क्या? देखो, जब ये जीरो के अगर पहले है, इस साइड आ रहा है, इस साइड कोई भी वैल्यू क्या होती है?
नेगेटिव, और 0 के बाद कोई वैल्यू जाती है तो क्या होती है? पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव। तो जब कभी भी डॉपलर इफेक्ट वाला न्यूमेरिकल आए तो उसमें ना राइट डायरेक्शन में हमेशा तुम ऑब्जर्वर को रखो। किसको रखो? ऑब्जर्वर को। यानी अच्छा, अगर मैं स्क्रीन के हिसाब से देखूंगा तो भाई चलो, हाँ चलो स्क्रीन के हिसाब से देख, मैं अपने हिसाब से कि अगर मैं स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरा लेफ्ट किधर हो जाएगा? इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड राइट, इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं, ऐसे, है ना, तो ये क्या होगा? मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं, लाइन जो हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ के हिसाब से, तब ये वाला लेफ्ट और ये वाला 0 है, इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट, कर देता हूँ मैथ वाले से। ठीक है? तो डॉपलर इफेक्ट वाले में ऑब्जर्वर को हमेशा कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में। अरे अभी तो लेफ्ट बना दिया ना मैंने, जब राइट बनाया था तो बोला वो गड़बड़ है। नहीं, वो अब हमेशा यहीं रहना है, वो हमेशा किधर रखना है? लेफ्ट वाले डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, इधर ही। और जो ये रहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा या सोर्स रहेगा, सोर्स, सोर्स को हमेशा रखना है राइट डायरेक्शन। मान लो कि सोर्स में बना देता हूँ, ये तुम्हारा है right। ठीक है? अब देखो क्या देगा भाई, तो इससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी दे सकता है, ऑब्जर्वर है तो एनओ, और इसकी स्पीड दे सकता है, तो इससे निकलने वाला फ्रीक्वेंसी दे सकता है एनएस, इसकी स्पीड दे सकता है। अब ध्यान रखो, हमको ये पता है अगर कोई भी वस्तु, चाहे ये सोर्स अगर लेफ्ट डायरेक्शन में आने लगे तो हमें ये जो वीएस रहेंगे, वीएस, वीएस हम क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। और अगर ये जो ऑब्जर्वर है ये भी लेफ्ट में ही भाग रहा हो तो इसका वीओ भी क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू में ही लेंगे। लेकिन अगर यही तुम्हारा ऑब्जर्वर राइट में भागने लगे तो इसको वीओ की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। और ये सोर्स भी अगर इधर ही भागे तो इसकी वैल्यू भी हम, वीएस की वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि राइट में हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू है और लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव वैल्यू है। समझ में आया? इतना कंसेप्ट क्लियर है कि हमें कब क्या पॉजिटिव और कब क्या नेगेटिव लेना है? हाँ, देखो अब फॉर्मूलों के एक बार फिर से देखते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? NO मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन स्पीड ऑफ वेलोसिटी प्लस माइनस VO। प्लस माइनस क्यों रखा? हम केस पर देखेंगे कि भाई वो ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है। अगर लेफ्ट में मूव करेगा तो जो VO है वो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, और राइट में मूव करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों रखा है। फिर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अपॉन स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। समझ में आ गया इतना? अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, अ ट्रेन मूविंग टूवर्ड्स अ मेन। क्वेश्चन लिखिए, a train moving towards a man with speed 30 meter per second, 30 meter per second, and producing sound having frequency, having frequency 900 hertz. Okay, 900 hertz. If the man also move towards
the train with speed of with speed of 10 meter per second. Then find the sound frequency heard by n. निकल जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कि भाई जब भी डॉपलर इफेक्ट वाला ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो पहले हमें लाइन मार लेनी है। लाइन मार लिया, इधर लिख लिया हमने राइट, इधर लिख दिया हमने लेफ्ट। लेफ्ट में हमेशा किसे रखते हैं हम, ऑब्जर्वर, और राइट में हमेशा हम सोर्स को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को। मान लो ये ट्रेन की जगह मैं गाड़ी बना देता हूँ ताकि ठीक है। अब देखो हमको पता है कि अगर कोई भी चीज लेफ्ट में आएगी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और कोई भी चीज अगर राइट में जाएगा, अगर कोई भी चीज राइट में जाएगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इसमें वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किसकी होगी भैया, बस खाली वो जो साउंड है ना, साउंड या सॉरी साउंड कर रहा हूँ, स्पीड, स्पीड, उसी की वैल्यू हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। अभी समझ में आया। फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला कहता है कि NO अपॉन V प्लस माइनस VO इज इक्वल टू NS अपॉन V प्लस माइनस VS। अच्छा बताओ हमको इसमें क्या क्या दिया है। कह रहा है कि अ ट्रेन मूविंग टूवर्ड्स अ मैन, आदमी इधर है और ट्रेन इधर आ रही है। तो बताओ ये जो ट्रेन की स्पीड होगी ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नेगेटिव, नेगेटिव होगी, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं भैया इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। ओके, उसके बाद कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव करना है नहीं, ये वैल्यू दिया हुआ है। और हमें साउंड की स्पीड पता ही है, हवा में कितनी होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ द मैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द ट्रेन, अब ये आदमी है ये इधर जा रहा है, तो बताओ यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगी, तो यहाँ हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कितनी स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। देन फाइंड द साउंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई मैन। बस अब यहाँ वैल्यू सारा का सारा रख देना है। हमको कह रहा है ये निकालो, तो यहाँ हम लिख देंगे NO अपॉन, इसको कितना लेंगे P को, सेम 330। अब यहाँ प्लस रखूं या माइनस, कहा तुमने पॉजिटिव, प्लस, उसके बाद कितना है 10 इज इक्वल टू NS कितना है 900 अपॉन V कितना रखूं 330, प्लस या माइनस, तुमने कहा माइनस, कितना दिया है 30। बस सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा भाई NO अपॉन कितना है 340, 330 प्लस 10 340 इज इक्वल टू, ये है 900 अपॉन 330 में से 30 गया 300, 300 यहाँ से यहाँ कट गया, 3 त्रिका 9, 3 टाइम्स एन नॉट इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी एन नो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 शून्य शून्य 3 चौका 12 2 3 त्रिका 9 1 10। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, यानी जो आदमी है उसको उस ट्रेन की आवाज कितना सुनाई देगा 1020 हर्ट्ज, 1020 हर्ट्ज। समझ में आ गया। तो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो बता दोगी। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन दी साउंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। देखो क्या होता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड
वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो इसमें जो रिलेशन होता है क्या होता है भाई? v इज इक्वल टू एन लैम्डा। देखो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। n क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? वेव, वेव। तो कई बार इस रिलेशन पर भी सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या दे देगा भाई? 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें से 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछ देगा। और हमको इसमें से एक चीज फिक्स है। क्या फिक्स है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एयर में कितना होती है? तो हम ले लेंगे 330 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करने के लिए। और बाकी कुछ भी सवाल पूछे, जैसे कि किसी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो मान लो 600 हर्ट्ज है, तो बताओ उसका वेवलेंथ कितना होगा? उसमें तुम्हें वेलोसिटी नहीं दिएगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। वेलोसिटी तुम अपने आप से समझ जाओगी कि भाई हवा में है तो हवा में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? 330। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करो और वेवलेंथ निकाल दो। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इस जो फॉर्मूला है इस पर भी सवाल बनते हैं। तो इस पे बहुत सिंपल सा ही सवाल आएगा, इसमें क्या ही पूछेगा मैंने बता दिया। फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और वेवलेंथ पूछ लेगा, या वेवलेंथ दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। ऐसा कभी नहीं कहेगा कि अच्छा स्पीड जो वेलोसिटी है साउंड की वो दिया रहे और इन दोनों में से कुछ पूछे। ये तो हमेशा पता ही है। राइट? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं हम, स्टैंडिंग वेव। क्या होता है? वेव भी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग वेव को कहते हैं अप्रगामी तरंग। क्या कहेंगे? अप्रगामी। अच्छा भाई, स्टैंडिंग वेव कहाँ जनरेट होगा? ये जनरेट होगा ऐसे ऑब्जेक्ट में जो किसी दो पॉइंट के बीच में बंधा होगा। जैसे एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है, इसके बीच में एक रस्सी बांध दो चीज, और इस रस्सी को जोर से नीचे की तरफ ढकेलो और छोड़ो, तो ये रस्सी झंझना जाएगी, है ना? और झंझनाएगी तो इसमें वेव जनरेट होगा। लेकिन ये वेव इसी खंभों के बीच में रह जाएगी। ठीक है, तो इस खंभों के बीच में जनरेट होने वाले वेव को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। और ऐसी वेव में हमें पहचानने के लिए दो चीजें होती हैं। कहता है कि स्टैंडिंग वेव में नोड कहाँ होता है और एंटी नोड कहाँ होता है। देखो, जो मीन पोजीशन होता है ना, मीन पोजीशन, जो मैंने डॉट मारा है, इसको हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? और जो एम्पलीट्यूड जितना ऊपर रस्सी जाएगा एक वेव के तौर पर, उसे हम कहेंगे एंटी, एंटी। समझ आया? तो अगर कोई धनुष तुमको दे दिया जाए, धनुष ओ, हाँ, ओ में तुम धनुष को तानोगे, उसमें बाण चढ़ाओगे और मारोगे, तो जैसे ही धनुष तन करके छूटेगा उसके अंदर कौन सी वेव जनरेट होगी? स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। देखो जैसे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा बो में जनरेट होता है स्टैंडिंग वेव। जो वायलिन है, वायलिन, वायलिन के अंदर भी क्या रहेगा? स्टैंडिंग, स्टैंडिंग वेव। क्लियर है? उसी तरीके से जब हम जिम में कार्डियो करते हैं, है ना, कार्डियो करते हैं तो एक साइड में रस्सी बांध देते हैं और दूसरे साइड से पकड़ के और उसको एकदम माज डालते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें दिखाई दे रहा है ये क्या जनरेट हो रहा है? तो कौन सी वेव है? इसे हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव, क्योंकि एक साइड में ये बंधा हुआ है और एक साइड इधर से पकड़ा हुआ है और वो झटक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? एंटी नोड। इसको क्या कहेंगे? एंटी नोड। लेकिन ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये मीन पोजीशन, ये कहलाएगा नोड।
ठीक है, नोड। और ये आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम, जिसको हम कहते हैं आर्गन पाइप क्या, ठीक है, आर्गन पाइप। या एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं रेजोनेंस को, फिर आर्गन पाइप बात। देखो रेजोनेंस क्या होता है, पहले इसको नॉर्मल समझ। हिंदी में इसको कहते हैं अनुनाद या गूंज। सिंपल सी क्या होती है कि अगर हर एक चीज में अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी होती है ना। जैसे अगर तुम बोल रही हो तो तुम्हारे साउंड की अपनी खुद फ्रिक्वेंसी है, बरोबर। किसी ग्लास पे टन से मारो ऐसे अंगूठे से या किसी भी चीज से, तो उसमें से साउंड निकलेगी, उसकी खुद की एक फ्रिक्वेंसी होगी, है ना। उसके बाद जब डीजे वगैरह बजता है तो डीजे से निकलने वाली साउंड, उसमें खुद की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, समझ में आ रही। तो अगर इस डीजे वाले साउंड को इस ऐसे कमरे में बजा दो जहां पर चीजें अस्थिर से ऐसे रखी हुई हैं, वो साउंड से निकलने वाली जो वेव है ना, वो दूसरे, चाहे वो तुम्हारा ग्लास हो, बर्तन हो, कांच हो, उनको हिला हिला के तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? मैंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब उन्हीं के फ्रीक्वेंसी के बराबर कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो उनके फ्रीक्वेंसी में जो एम्पलीट्यूड होता है उसमें इंक्रीमेंट होता है और अचानक से डिक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। इसको और आसान शब्दों में अगर समझाऊं, जैसे झूला झूलते हो कभी, झूला, देखो जब झूला झूलाया जाता है, इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहली बार जब वे ये झूला इधर से ऐसे आएगा, तो तुम थोड़े से दूर पर रहोगे और फिर इसको ढकेलोगे, ये और तेजी से जाएगा, है ना। उसके बाद ये और आएगा तो तुम थोड़े पीछे और जाओगे और फिर और तेजी से ढकेलोगे, फिर ये और ऊपर जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही ये पहली बार जब ये झूला झूला तो इसमें एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हुई, और उस फ्रिक्वेंसी का वेट किया और तुमने फिर से धक्का मार दिया, ये और ऊपर चली गई। इसी तरीके से अगर धक्का और तेजी से मार दो तो ये झूल के इस साइड से इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब उलट पलट जाएगा। इसी तरीके से अगर अपनी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके, ठीक है, अपनी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हम किसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी से मैच करा दें, जैसे ये यहाँ महिला चिल्ला रही है, ठीक है, महिला चिल्ला रही है, और यहाँ पर ये कांच का ग्लास है, और इस महिला की जो फ्रीक्वेंसी है इस कांच से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाएगी ना, तो ये कांच टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, समझ में आया? अचानक से इसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, समझ में आया? उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजो Resonance is nothing but when any frequency matches with object's natural frequency create resonance. Resonance क्या कर सकता है? चीजों में एक्स्ट्रा एनर्जी को ऐड करता है, जिसकी वजह से चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी देखा होगा कि जब कोई आर्मी किसी पुल या किसी ब्रिज पर से जा रहे होते हैं, तो उनको मार्चिंग नहीं करवाया जाता है। मार्चिंग मतलब एक दो एक, एक दो एक, पैर पटकते हुए चलते हैं ना। हाँ, उन्हें मार्चिंग नहीं करवाया जाता है। क्यों नहीं करवाया जाता है? जब ब्रिज रहता है कोई रिवर के ऊपर, तो उसमें भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी हिलता डुलता है ना। इवन अगर हम किसी सड़क के ऊपर ब्रिज बना है और बहुत सारा लोग क्राउड हो जाता है, तो वो ब्रिज भी हमको ऐसा लगता है जैसे हिल रहा है ब्रिज, उसमें भी टेंशन आता है, लचीलापन आता है, इलास्टिसिटी आती है। तो सोचो अगर ब्रिज अपने आप में थोड़ा थोड़ा हिल रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी से, और उसी पर आ करके अगर आर्मी वाले एक दो एक करने लगे, तो उनके पैरों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से कर जाएगी मैच, और जैसे ही करेगी मैच, वो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगी और अचानक से गिरा देगी, और जिसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो कभी भी हम, तो अगर कोई पूछेगा कि अच्छा ब्रिज पर जो आर्मी होती है उन्हें मार्च क्यों नहीं कराया जाता है, तो उसके पीछे फिजिक्स होता है रेजोनेंस, कि रेजोनेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से ब्रिज डिस्ट्रॉय हो सकता है, और ऐसी इंसिडेंट अमेरिका में हुई, ठीक है। ठीक है। अब एक कंसेप्ट और बचता है सिंपल सा, उसको हम कहते हैं आर्गन पाइप। ऑर्गन
थोड़ा सा हैंग कर रहा है और मैं फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्गन पाइप का आर्गन क्या होता है आर्गन पाइप? तो देखो भाई, ऐसा कोई भी पाइप जिसमें साउंड रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है? जैसे बांसुरी, बांसुरी में जब हम फूंक मारते हैं तो साउंड रिफ्लेक्ट करके ही तो आवाज बाहर निकलती है ना? सीटी, तुम्हारा जो सीटी रहता है, ये ऐसा रहता है ना, फिसल, इसमें जब हम फूंक मारते हैं तो आवाज जाती है, अंदर टकराती है और फिर बाहर आ जाती है ना? तो सीटी हो गया या फ्लूट हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गन पाइप के एग्जाम्पल है। तो ऑर्गन पाइप नाम क्यों दिया गया? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम फूंक मारे या कोई ऐसा पाइप स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम फूंक मारे तो साउंड टकरा करके वापस आ जाए, उसे हम आर्गन पाइप कहते हैं। ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन कौन किसे कहेंगे? जो दोनों तरफ से ओपन होता हो, उसे हम ओपन ऑर्गन पाइप कहेंगे। जैसे कि तुम्हारा फ्लूट हो गया, शहनाई हो गई। और क्लोज्ड किसे कहेंगे? जो एक साइड से क्लोज हो और दूसरे साइड से ओपन हो, क्योंकि अगर दोनों साइड से क्लोज रहेगा तो फूक कहाँ से मारेंगे? कहीं ना कहीं से तो ओपन होना चाहिए। हाँ, तो जो एक साइड से क्लोज रहता है उसे हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं। अब जैसे तुम्हारा पेन होता है, पेन, तो पेन का जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन को निकाल के भी लोग सीटी बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? तो वो किस ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल हो सकता है? ऐसा ओपन होगा, इसका एक सेक्शन बंद है ना। अरे, तो जो एक खुला है वो तो तुम्हारा क्लोज्ड में आ गया ना। जिसमें दोनों खुले हैं वो ओपन में आएगा, जिसमें एक खुला है वो क्लोज्ड में आएगा। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप ये समझ में आया। अब इसमें एक रिलेशन रहता है, जैसे जो ओपन ऑर्गन पाइप होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एन ओपन इज इक्वल टू बी वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 2 एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ द पाइप। एल क्या है? लेंथ ऑफ पाइप। देखो अभी थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, बस समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं बोल बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है? एन नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। ओ मतलब ओपन, ओपन। बी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हमेशा फिक्स रहेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड हवा में कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? उसके बाद लेंथ क्या है? लेंथ ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी और लेंथ में इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर हमें किसी ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा? उसके लेंथ को कम करना होगा, उसके लेंथ को कम करना होगा। यानी अगर कोई इतना बड़ा बांसुरी है, ठीक है, फ्लूट है, और कोई इतना बड़ा फ्लूट, तो बताओ एक नंबर और दो नंबर में से किसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा निकलेगी? एक नंबर या दो नंबर में? एक नंबर में से क्यों ज्यादा निकलेगी? फ्रीक्वेंसी 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 और लेंथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, तो लेंथ बढ़ेगा तो घटेगा ना। एक नंबर वाले का लेंथ बड़ा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम निकलेगी, दो नंबर वाले का लेंथ छोटा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलेगी। मैंने वही पूछा। हाँ, ठीक है, तो ये समझ में आया। उसी तरीके से जो क्लोज्ड का होता है, क्लोज का होगा एन सी, यानी क्लोज्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 4 एल। क्लोज्ड वाले में 4 एल होता है, ठीक है? क्लोज्ड वाले में 4 एल होता है। अब अगर ये रिलेशन पूछ देगा क्या होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप और
ओपन ऑर्गन पाइप में क्या रिलेशन है, तो दोनों को हम इक्वेट करके रख लेंगे। NO अपॉन NC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन 2L अपॉन P अपॉन 4L। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, P भी कैंसल आउट हो जाएगा और ये भी यहाँ से कैंसल हो जाएगा, ठीक है, LL कैंसल हो जाएगा और ये चला जाएगा 2 का नाम 2, यानी N0 अपॉन NC इज इक्वल टू 2। तो N0 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ NC, 2 टाइम ऑफ NC। क्लियर हुआ है ना? हाँ, तो कभी कभी रेशियो में पूछ देगा तो रेशियो कैसे करेंगे भाई, N0 अपॉन NC ऐसे ही रखने दो, यहाँ 2 है अपॉन 1 कर दो। अब रेशियो क्या है देख लो, ऐसे है डायरेक्ट, N0 रेस टू NC इज इक्वल टू 2 रेस टू 1। ये ऑप्शन में दिया रहता है और ऐसे देख करके इसको समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा जो साउंड का सेक्शन था सारा का सारा वो, अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट